इज़राइल फिलिस्तीन के बीच का जो संघर्ष है, क्या इसका भारत पे कोई असर पड़ सकता है? यस, इसका आंसर है हाँ। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से वो असर हैं जो कि भारत पर पड़ सकते हैं। इसका पहला असर है कि भारत की एक बड़ी प्रवासी आबादी विभिन्न मध्य पूर्वी देशों में कार्य कर रही है। यदि संघर्ष इसी तरह से बढ़ता रहा तो इन भारतीय नागरिकों के हित एवं सुरक्षा के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है और भारत के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। पश्चिमी एशियाई क्षेत्र भारत के लिए एनर्जी इंपोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इस प्लेस की अनस्टेबिलिटी में कोई भी व्यवधान संभावित रूप से भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे कि आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। मध्य पूर्व के भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि संघर्ष बढ़ता है और इसमें हिजबुल्लाह और ईरान जैसे अन्य क्षेत्रीय खिलाड़ी भी संलग्न होते हैं तो ये पश्चिम एशियाई क्षेत्र को अनस्टेबल कर सकता है। अच्छा, भारत ने परंपरागत रूप से इजराइल और अरब देशों के प्रति अपनी विदेश नीति में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा है। यदि संघर्ष बढ़ा और अन्य अरब देश भी इसमें संलग्न हो गए तो ये भारत के लिए राजनयिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस परिदृश्य में इजराइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये संघर्ष बढ़ा तो संघर्ष बढ़ने से इजराइल के साथ भारत के व्यापार पर बहुत असर पड़ सकता है, विशेष रूप से रक्षा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। इजराइल भारत के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी का एक वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर है। इस व्यापार संबंध में कोई भी व्यवधान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो आपसी मतभेद हैं, इन दोनों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनकी वजह से इनके जो आपसी मतभेद है वो एक युद्ध का रूप लेता चला जा रहा है? तो वो है कि इजराइल जेरूसलम को अपनी अविभाजित राजधानी और उसके जितने भी पवित्र स्थल हैं उन तक अपनी पहुंच को बनाए रखना चाहता है, और फिलिस्तीन भी यही चाहता है कि जेरूसलम उसकी राजधानी बने और उसके पवित्र स्थलों तक उसकी पहुंच हो। इधर इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीनी उसके अस्तित्व के अधिकार को चिह्नित करें और हिंसा का त्याग करें, जबकि फिलिस्तीन चाहता है कि इजरायली अपना सैन्य कब्जा एवं जितनी भी नाकाबंदी है उसको खत्म करें और बस्तियों को खाली कर दें। इजराइल एक राज्य के रूप में अपनी यहूदी पहचान और सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है, साथ ही उसके जितने भी ऑक्यूपाइड प्लेसेस हैं उन पर अपनी सेटलमेंट और नियंत्रण का विस्तार भी करना चाहता है, जबकि फिलिस्तीन वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम से एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य स्थापित करना चाहता है, जिस पर वर्ष 1967 से इजराइल का ही कब्जा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है वो फिर से बहुत गहरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया है, और इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इजराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा और वहीं बदले में सऊदी अरब फिलिस्तीन को लेकर जो मांग है उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफ़ी उत्सुक है और जल्द ही वह इसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया और इस हमले ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध में धकेल दिया। यही नहीं, ये युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई है, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? तो इनकी सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन सबसे पॉपुलर प्रस्तावों में से एक है, जो कि पारस्परिक रूप से सहमत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर
इसराइल के साथ ही एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के निर्माण की परिकल्पना करता है। टू स्टेट सॉल्यूशन का जो उद्देश्य है वो कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि जेरूशलम, शरणार्थी, सेटलमेंट, सुरक्षा और जल बंटवारा आदि को संबोधित करना भी है। इसका भारत, अमेरिका, चीन सहित विभिन्न मुख्य देशों ने समर्थन भी किया है। हालांकि टू स्टेट सॉल्यूशन की समक्ष कई चुनौतियां और बाधाएं भी मौजूद हैं, जैसे कि शांति के लिए आवश्यक सुलह उपायों एवं रियायतों के प्रति इजराइल और फिलिस्तीन के बीच राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं भरोसे की बहुत कमी है। वेस्ट बैंक एवं गाजा पट्टी के बीच और फतेह एवं हमास के बीच फिलिस्तीनी नेतृत्व और क्षेत्र का विभाजन एवं विखंडन होना। ईरान, तुर्की, मिस्र और अमेरिका जैसे बाहरी तत्वों का प्रभाव एवं हस्तक्षेप, जिनके इस क्षेत्र में अपने हित और एजेंडे हैं। दोनों ओर हिंसा और अतिवाद की जो वृद्धि है, जो आबादी के बीच घृणा एवं असंतोष को बढ़ाती है और संवाद एवं सह अस्तित्व की संभावनाओं को नष्ट कर देती है। अगर इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाए तो इजराइल के और फिलिस्तीन के बीच में जो एक आपसी मतभेद हैं, जिसकी वजह से युद्धों के बीच में वो तब्दील होती चली जा रही है, तो काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आपसी मतभेद हैं, जो कि अब युद्ध में तब्दील होते जा रहे हैं, ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं, मतलब जंग पहले से चली आ रही है। आइए जानते हैं कि इनका इतिहास क्या है, कि ऐसे कौन से पहले बीज बोए गए जिनका अंकुर बीच बीच में फूटता रहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का जो इतिहास है, इस संघर्ष की उत्पत्ति की बात अगर करी जाए तो 19वीं सेंचुरी की एंडिंग में और 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में देखी जा सकती है, जब फिलिस्तीन में यहूदियों की इमिग्रेशन में वृद्धि हुई, जिससे कि यहूदी विजिटर्स और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बाल्फोर घोषणा जारी की, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रगृह की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि फिलिस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करना था, जिसमें जेरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता। इस योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे कि हिंसा भड़क उठी। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे कि पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उनका युद्ध भी शुरू हो गया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिससे कि भविष्य में तनाव की नींव रखी और इनके युद्ध की घटनाएं, इनके युद्ध की चर्चाएं बीच बीच में हम सुनते या फिर देखते रहते हैं। भारत नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना का विरोध करने वाले कुछ देशों में से एक था, जिसने कुछ महीने पहले ही स्वतंत्रता के दौरान अपने स्वयं के अनुभव से ये दृष्टिकोण अपनाया था। इसके बाद के दशक में भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने सक्रिय रूप से फिलिस्तीनी मुद्दों का समर्थन किया और इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों से परहेज किया। भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन वह फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीन के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भी था। भारतवर्ष 1988 में फिलिस्तीन राज्य के दर्जे को मान्यता देने वाले पहले देशों में से भी एक था। वर्ष 2014 में भारत ने गाजा में इजराइल के मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए UNHRC के प्रस्ताव समर्थन किया। इस जांच का समर्थन करने के बावजूद भारत ने वर्ष 2015 में UNHRC में इजराइल के विरुद्ध मतदान से परहेज किया। लिंक वेस्ट पॉलिसी के एक हिस्से के रूप में भारत ने वर्ष 2018 में इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग अलग देखने का दृष्टिकोण अपनाया, ताकि दोनों देशों में परस्पर स्वतंत्र और विशिष्ट संबंध विकसित कर सकें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल द्वारा पेश किए गए एक निर्णय के पक्ष में मतदान किया, जिसमें एक फिलिस्तीन और गैर सरकारी संगठन को सलाहकार का दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी। अभी तक भारत ने एक फिलिस्तीन आत्मनिर्णय के प्रति अपनी ऐतिहासिक नैतिक समर्थन की छवि को बनाए रखने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर इजराइल के साथ सैन्य, आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों से संलग्न बने रहने का प्रयास भी किया है।
ये थी इंडिया वर्सेस भारत से रिलेटेड कुछ जानकारी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।